पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र 25 को अलविदा कहकर 26 से नए ख्वाबों का इकरार। जो बीत गया वो एक सबक था, जो आ रहा है वो इंतजार है। जी हां, साल 2025 की विदाई में अब बस चंद घंटे बाकी हैं। इससे पहले कि ये साल विदा ले और हम सब मिलकर नए साल का स्वागत करें, उससे पहले आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं और देश भर में घटी उन 25 खबरों और घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जो साल 2025 में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही, हम पर सबसे ज़्यादा असर डाला। तो रिवाइंड 2025 में देखिए देश की 25 बड़ी खबरें। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन हुआ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ये आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। हालांकि इस दौरान 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये घटना 2025 की सबसे दुखद यादों में से एक है, जो बड़े आयोजनों में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल छोड़ गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ की ट्रेन पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जमा हुए। तभी फुट ओवर ब्रिज पर यात्रियों के पैर फिसलने से भगदड़ मच गई। मृतकों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। हादसे के बाद देश के रेलवे स्टेशनों में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल उठे। साल 2025 भारत को कई बड़े घाव देकर गया। इसमें कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक भयानक आतंकी हमला भी शामिल है। 26 पर्यटकों का धर्म पूछकर बैसरन घाटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसकी जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने ली। आतंकी घटना के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए। इसमें 1960 में हुई सिंधु जल संधि का निलंबन भी शामिल था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 7 मई की रात हुए इस ऑपरेशन में सेना ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस और कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के पास जाकर सीज फायर की गुहार लगाने लगा। 10 मई भारत और पाक के बीच DGMO स्तर पर बातचीत हुई
और उसके बाद सीज फायर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की रणनीतिक शक्ति और धैर्य का परिचय कराया। दिल्ली में फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 साल के आम आदमी पार्टी के शासन को उखाड़ फेंका और पूरे 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 48 सीटें जीती, वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। बिहार एक बार फिर से इतिहास रचाए। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया। मैं नीतीश कुमार एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाई और 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 202 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 34 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। इस जीत के साथ बीजेपी की केंद्र की सत्ता में स्थिति मजबूत हुई, वहीं आरजेडी का सत्ता में वापसी का सपना टूट गया। कि वोट बैंक के लिए वक्फ बिल वो प्रॉपर्टी हमने हटा दिया। भ्रम फैलाना और समाज को बांट करके कि कानून बन सकता है। केंद्र सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया, जिसके खिलाफ देश भर में भारी विरोध हुआ। विपक्ष और खासकर मुस्लिम समुदाय ने इसे वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश बताया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसके विरोध में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया और आगजनी के बाद दंगे में तब्दील हो गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिस पर सुनवाई जारी है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र के बीच अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। धनखड़ का राज्यसभा में विदाई कार्यक्रम नहीं होने और धनखड़ की इस्तीफे पर खामोशी ने भी कई सवालों को जन्म दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनका विपक्ष के प्रति झुकाव सरकार को रास नहीं आया। इसके चलते धनखड़ से जबरन इस्तीफा ले लिया गया। इन सवालों के बीच देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR साल 2025 का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा रहा। जून 2025 में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए बिहार में SIR का पहला चरण शुरू किया। विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि SIR के जरिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण और देश में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में SIR का दूसरा चरण जारी है। प्रक्रिया के दौरान कई BLO की मौत पर सियासी गतिरोध मचा है। पाँच % और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। 2025 में मोदी सरकार ने देश में कर सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया। 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर सिर्फ 5% और 18% के 2 मुख्य स्लैब रखे गए। 22 सितंबर को टैक्स की दरों में ऐतिहासिक कटौती हुई। इससे खाने पीने की कई चीजों जैसे दूध,
फल, सब्जियों और 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया। वहीं लग्जरी, पान मसाला, तंबाकू और महंगी कारों पर जीएसटी की अधिकतम दर 40% की गई। – 2025 में श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर उसके बदले 4 नए कानून बना दिए। इन कानूनों के जरिए पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान मिली। 21 नवंबर से लागू नए श्रम कानूनों के तहत सभी कामगारों को समय पर न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए पीएफ, बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रावधान किए गए। सरकार का दावा है कि इससे 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। केंद्र सरकार ने पीएमओ और राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नाम बदल दिए। पीएमओ को सेवा तीर्थ और देश के सभी राजभवनों को लोक भवन नाम दिया गया। सरकार ने नाम बदलने के पीछे तर्क दिया कि राजभवन औपनिवेशिक काल की राजशाही की मानसिकता को दर्शाता है, जबकि लोक भवन औपनिवेशिक जड़ता से मुक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। ये दर्शाता है कि सरकारी कार्यालय जनता की भलाई के लिए है, न कि शक्ति प्रदर्शन के लिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर रहे। पीएम मोदी ने खुद पुतिन को एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया। भारत और रूस के बीच हैदराबाद हाउस में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा देश के सबसे शांतिप्रिय इलाके में शामिल रहे लेह और लद्दाख में हुआ हिंसक प्रदर्शन भी साल 2025 की चर्चित घटना रही। पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा सहित कई मांगों को लेकर जारी अनशन 24 सितंबर को हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने लेह में सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया, बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोग मारे गए। केंद्र सरकार ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया और एनएसए के तहत 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीएल के इतिहास में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता, लेकिन यह खुशी दुखद घटना भी लेकर आई। 4 जून को चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर टीम के विजय परेड में जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 11 लोगों की जान चली गई, 50 से अधिक लोग जख्मी हुए। जांच में भीड़ का कुप्रबंधन, आरसीबी मैनेजमेंट, उसके साझेदारों और राज्य क्रिकेट संघ को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं 13 दिसंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उस वक्त भगदड़ मच गई जब हजारों की टिकट लेकर स्टेडियम पहुंचे फैंस फुटबॉलर लियोनेल मेसी की झलक नहीं मिलने के बाद जमकर बवाल काटते नजर आए। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा फहराई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ।
जिससे राम नगरी उत्सवमय माहौल में डूब गई। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसके साक्षी बने। मंदिर में फहराई गई धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी है, जिस पर कोविदार वृक्ष सूर्यवंश का प्रतीक और ओम चिन्हित है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच ये धर्म ध्वजा का आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 7 से 16 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पूरी की, जिसमें हजारों की संख्या में उनके अनुयायी, साधु संत और बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल हुए। दिल्ली के छतरपुर स्थित माता कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई यात्रा मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में खत्म हुई। 170 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का मकसद हिंदू समाज को एकजुटता, सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को बल देना था। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 2025 नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा को बड़ी राहत देते हुए टैक्स की दरों को घटाने के साथ छूट का दायरा भी बढ़ा दिया। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा फेरबदल करते हुए 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की सीमा तय कर दी। इसके ऊपर नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाले 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दिया जाए तो कुल टैक्स फ्री लिमिट सीधे 12,75,000 हो गई। Delighted to confirm that India Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. 2025 भारत के लिए लकी भी साबित हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की मीटिंग में भारत को मेजबानी सौंपी गई। गुजरात के अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। भारत इससे पहले भी 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है। यानी 20 साल बाद भारत में कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने से भारत को ओलंपिक 2036 की दावेदारी मजबूत होगी। क्या बताइए? आप बोलोगे? आप बोलोगे? उठा के ले जाऊंगा, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की बदइंतजामी के लिए भी 2025 जाना जाएगा। DGCA के FDTL नियम लागू करने में नाकाम रहने के बाद इंडिगो की रिकॉर्ड संख्या में उड़ानें रद्द हुई, जिससे लाखों यात्रियों को देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। महज एक हफ्ते के भीतर इंडिगो की 5,000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई। एविएशन सेक्टर में मोनोपोली और डुओपोली को लेकर काफी बवाल मचा। 2 दिसंबर से शुरू हुआ ये संकट 8 दिसंबर को पीक पर था। संकट को देखते हुए सरकार ने इंडिगो को फरवरी 2026 तक FDTL नियमों में राहत दी, लेकिन उसकी उड़ानों में 10% की कटौती भी कर दी। साल 2025 जाते जाते दिल्ली को बड़ा दर्द देकर गया। 10 नवंबर को लाल किले के पास आतंकी हमला हुआ। कार में विस्फोटकों के साथ बैठे फिदायीन हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। इसकी जांच कर रही NIA को व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पता लगा। इसके बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई डॉक्टर्स और एक मौलवी को NIA ने गिरफ्तार किया।
घटना ने राजधानी की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए और पूरे देश में दहशत का माहौल बना। बारह जून 2025 ये वो मनहूस तारीख है जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। हादसे में सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 260 लोगों की मौत हो गई। हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर दूर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर यह विमान गिरा, जिसमें वहां मौजूद कई लोगों की जान चली गई। शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया गया कि हादसा विमान के दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति बंद होने के कारण हुआ। देश के अलग अलग कोनों से तबाही और बेबसी की तस्वीरें सामने आई। खास तौर पर उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पहाड़ से मलबे का जो तूफान आया, उसके सामने जो भी आया ढह गया। कई दिनों तक रेस्क्यू टीम लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी रही, लेकिन सरकारी आंकड़ों में मौत का आंकड़ा भले ही 6 हो, धराली के लोग आज भी दहशत में हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में भी तबाही मचाने वाला मॉनसून आया। 27 अगस्त को रिकॉर्ड 310 मिलीमीटर बारिश के बाद भीषण बाढ़ के हालात बने, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। – 2025 में कई तूफानों ने भारत में तबाही मचाई। इसमें मोन्था और दितवा तूफान शामिल है, जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उठे। अक्टूबर में जहां बंगाल की खाड़ी से उठे मोन्था तूफान से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिले प्रभावित हुए। 87,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हुई। तेलंगाना में भी भारी बारिश और बाढ़ आई। वहीं नवंबर में दितवा तूफान श्रीलंका में भारी तबाही मचाकर भारत पहुंचा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे खासा नुकसान हुआ। साल 2025 आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के लिए भी याद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से कुत्तों को दूर रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते वहां न पहुंचे। पकड़े गए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी बहस और विवाद भी हुआ।